हेलो स्टूडेंट्स, आज के डीब्रीफ सेशन में हम हमारे ऑलरेडी चल रहे चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले वीडियोस में इस चैप्टर को के बारे में काफ़ी कुछ समझा है। तो आज ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसको आगे और समझेंगे। कुछ टॉपिक हैं इसके। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट टाइप एंड कम्युनिटी कंजर्वेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो कम्युनिटी है वो कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में अपना रोल प्ले करती है। वैसे तो भारत सरकार फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बनाया हुआ है। लेकिन कुछ एरियाज़ में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जिस एरिया में वो फॉरेस्ट पड़ता है, सरकार के द्वारा कुछ ठेकेदारों को उन फॉरेस्ट को काटने का या वहाँ पर माइनिंग करने के ठेके दिए गए। तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, उनको बचाया, उसके लिए आंदोलन चलाए। तो हम यहाँ पर वो भी समझेंगे फॉरेस्ट के टाइप और कम्युनिटी ने कैसे फॉरेस्ट को बचाया है। कम्युनिटी का मतलब है समाज के लोगों ने। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा है। वैसे भारत सरकार फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और भारत में ब्रिटिश टाइम से ही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में सेटअप कर दी थी। लेकिन हम इतना डीप नहीं जाना है हमने अभी इसमें चैप्टर में, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम समझेंगे। यहाँ हम समझते हैं कि फॉरेस्ट टाइप कितने हैं फॉरेस्ट के। तो जो फॉरेस्ट हैं वो 3 तरह के हैं: रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इसको हम आगे और समझते हैं। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्नड। मीन्स क्या है कि ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और जिनको कंजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो जंगल में पाई जाने वाली जीव उन फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं वो भारत के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 50% एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। यानी कि जितना भी जंगल भारत में पड़ता है उस पूरे जंगल को अगर हम 100% मान लें तो उसका 50% एरिया सिर्फ रिजर्व्ड फॉरेस्ट ही है। सेकेंड टाइप की अगर हम ध्यान दें तो वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। देखिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमें एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें उन फॉरेस्ट को रखा जाता है जो डिप्लेशन से बचाने के लिए जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। डिप्लेशन का मतलब है कि उनका कि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के कारण डिप्लेशन हो रहा है और ऐसी प्रजातियां उन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं जिनको अगर नेगेटिव फैक्टर नेगेटिवली इम्पैक्ट करते रहे तो उनके डिप्लेशन का, उनके ख़त्म हो जाने का खतरा ज़्यादा है। तो अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया को मेज़र करें और टोटल फॉरेस्ट एरिया जो भारत का है उसको अगर हम 100% मान लें तो उस टोटल फॉरेस्ट एरिया का 33% एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। नेक्स्ट टाइप है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देखिए, इसका नाम अनक्लास्ड रखा है कि ये किसी भी क्लास में नहीं आता, मतलब किसी भी ग्रुप में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट तीसरी क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो अनक्लास फॉरेस्ट वो एरियाज़ हैं जिनमें ख़ास किसी स्पेशल स्पीसीज़ के ट्रीज़ नहीं होते, बल्कि ऐसे ट्री होते हैं जो अदर कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। मतलब कि ऐसे ट्रीज़ जिनको किसी कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन के आधार पर नहीं डाला जा सकता। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में पाए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो जंगल हैं वो 17% है। अगर हम इस डायग्राम को, इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो 50% रिजर्व्ड, 33% प्रोटेक्टेड और 17%
अनक्लास्ड फॉरेस्ट भारत में है। इस तरह से टोटल भारत में पाए जाने वाले 100% एरिया को यहाँ फॉरेस्ट एरिया को कवर किया गया है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये हमने समझा है। और ये क्लासिफिकेशन सरकारी आंकड़ों के आधार पे होता है कि भारत सरकार या भारत के जो डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जैसे, वो फॉरेस्ट को कैसे क्लासीफाई करता है। आगे है कम्युनिटी कंजर्वेशन। वैसे तो भारत सरकार फॉरेस्ट को, फ्लोरा फौना दोनों को, वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चलाती है और कई तरह से भारत सरकार ने कई कानून भी बना रखे हैं जंगल काटने से रोकने के लिए या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए। लेकिन फिर भी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो आम लोग हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली आम जनता है, उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, कुछ आंदोलन चलाए हैं उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसको यहाँ पर हमें समझना है। तो यहाँ पर 3 तरह के इश्यूज़ दिए गए हैं। माइनिंग इशू इन सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, चिपको मूवमेंट इन हिमालयाज, बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी। तो ये क्या है, इसको हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया था। लेकिन भारत सरकार के आदेशों से यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करा दी गई, जिसके कारण यहाँ पर रह रहे टाइगर्स को और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँच रहा था। तो वहाँ के लोकल कम्युनिटी ने, आम जनता जो लोकल लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उन्होंने इसका माइनिंग का विरोध किया और बाद में वो इसको लेके कोर्ट्स में पहुँचे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसे शॉर्ट में एनजीटी कहा जाता है, वो उसके केस को लेके वहाँ पहुँचे और एट द एंड एनजीटी ने ये डिसीज़न लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये डिसीज़न लिया कि वहाँ की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाएगा और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, थोड़ा सा कम है 300 से, तो काफ़ी एरिया में है ये। तो इसके टोटल एरिया में लगभग 24 माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे और एनजीटी का डिसीज़न आया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है उसके 10 किलोमीटर रेडियस में, यानी कि जो उसकी बाउंड्रीज हैं उससे आगे 10 किलोमीटर दूर तक भी कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो इस तरह से वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने इस इशू पे विजय पाई और सरिस्का टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल प्ले किया। ये वहाँ के टाइगर की पिक्चर है। आगे है चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा और सुना होगा। तो चिपको मूवमेंट क्या था, उत्तराखंड के कुछ गाँवों में, जो एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ठेकेदारों को जंगल काटने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर्स ने जंगल काटने शुरू कर दिए। लेकिन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने पहले जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे गुहार लगाई, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो खुद मैदान में उतर गए और उन्होंने जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो ट्रीज़ के साथ ही चिपक गए। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना होगा। जैसे ये रियल पिक्चर्स हैं चिपको मूवमेंट की जो उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में छपी थी। तो देखिए किस तरह से जो लोकल फीमेल्स खासकर हैं जो ट्रीज़ के साथ चिपकी हुई हैं, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जीवन का आधार थे फॉरेस्ट, उनकी कई तरह की नीड्स फॉरेस्ट पूरी करते थे। तो उन्होंने साथ चिपक गए, इसलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा। ये जो मूवमेंट था ये बड़े ही नॉन वायलेंट तरीके से चला 1973 में और इस तरह से ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन भी हासिल कर पाया और बाद में भारत सरकार ने उन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और इस तरह से लोकल कम्युनिटी जो थी, उत्तराखंड के जो लोकल गांव के लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को इस आंदोलन में अपनी कामयाबी हासिल कर पाए जो वो चाहते थे, ट्रीज़ को बचाना या लोकल जो फॉरेस्ट को बचाना। एक उनके लीडर भी थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने इस आंदोलन को दिशा प्रदान की थी। इसके बाद हम देखते हैं बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन जो है, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आई
तो उत्तराखंड के टेहरी एरिया में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव आया, और जो सरकारी अधिकारी थे जो फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, वो प्रचार कर रहे थे कि किस तरह से केमिकल्स को यूज़ करके खेती में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और किस तरह से सोयाबीन की खेती करके किसान लाखों या हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन जो ये की चिट्ठी है यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री को लिखी हुई है विजय जटाधारी के द्वारा, ये चिट्ठी आप देख सकते हो जब तक आप सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो विजय जटाधारी एक ने बीज बचाओ आंदोलन को लीड किया। उन्होंने कई गांवों के लोगों को अवेयर कराया कि हम अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, केमिकल यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान होगा हमें, और जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल खेती हम करते आ रहे हैं उसके जो बीज हैं वो कहीं विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब हाइब्रिड किस्म के बीजों को उगाने के लिए कहा जा रहा था। तो उन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ में घूमे, उन्होंने कहीं हर एक फसल के कहीं कहीं 100 बीज कलेक्ट किए उनकी, यानी कि उन्होंने कहा कि अनाज खाओ और बीज भी बचाओ, ताकि हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है, जो फसलें हैं जिनमें हमें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उनका वो ख्याल रख सकें और उनको कंजर्व करके रख सकें। और इस तरह से इन्होंने भी आंदोलन चलाया, और बाद में सरकारें भी एग्री हो गई, और उन्होंने किसानों को कहा भी कि आप मॉडर्न खेती के साथ साथ ट्रेडिशनल खेती भी कंटिन्यू कर सकते हो। और इस तरह से किसानों ने वहाँ के जो ट्रेडिशनल फसलें जो जिन वैरायटी की उगाई जाती थी उनके बीजों को भी कंजर्व किया। ये चिट्ठी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विजय जटाधारी ने लिखी थी। वैसे तो आंदोलन 1980 के दशक में हुआ था, लेकिन जब 2012 में उत्तराखंड में आपदा आई तो उसके बाद के जो हालात क्रिएट हुए उत्तराखंड में, उसके बाद विजय जटाधारी जी ने ये चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी। ठीक है, तो ये आप पढ़ी लोगे, हिंदी में है, और समझ जाना कि क्या है इसमें। जो 2015 के कंसर्न है उनके बारे में बताया गया था। अब ये जो लास्ट में है ये विजय जटाधारी की पिक्चर है, देख लो कि किस तरह से एक साधारण से इंसान है, वैसे असाधारण इंसान है जिन्होंने एक आंदोलन को लीड किया। ये देखो अलग अलग फसलों के बीज इन्होंने यहाँ कलेक्ट करके रखे हुए हैं, और इनकी पिक्चर है, ये रियल पिक्चर है विजय जटाधारी की। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में समझा कि किस तरह हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वो किस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो 3 हिस्से हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये आपने याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद कम्युनिटीज़ ने कैसे जो है फॉरेस्ट को बचाया डिप्लेशन से। तो इसमें जो है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में इश्यूज़ जो हैं, और ये जो उत्तराखंड के अंदर जो चिपको मूवमेंट चला, और जो विजय जटाधारी जी ने जो बीज बचाओ आंदोलन चलाया, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप आपके लीड पेरेंट ऐप में, स्टूडेंट ऐप में जाके आस्क डाउट में जाके अपने डाउट्स डाल सकते हैं, और आपके डाउट वहाँ पर बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। और आपने ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है इसके नोट्स बनाने हैं। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके डाउट है तो आप आस्क डाउट में जाके, जो आपके लीड स्टूडेंट ऐप में जो आस्क डाउट सेक्शन है, वहाँ जाके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपकी 10th क्लास का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में जाके आपने अपने डाउट रखने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने डाउट रखते वक्त चाहे तो अपने बारे में कुछ बता भी सकते हो, वरना मेरे को तो क्वेश्चन से ही मतलब है, आपको वहीं पे उस क्वेश्चन का सलूशन दे दिया जाएगा। सो थैंक यू बेटा।